मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 86-86। प्रदर्शन परीक्षण। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 86। प्रदर्शन परीक्षण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ के पास परीक्षा तक 2 सप्ताह थे और उसे बहुत से काम करने थे। जैसा कि रिसेप्शनिस्ट ने समझाया था, परीक्षा एक अनुभवी परीक्षक के मार्गदर्शन में बी रैंक की खोज होगी। बी रैंक की खोज में आसानी से कई सप्ताह लग सकते हैं। उसे अपनी यात्रा की तैयारी करनी होगी और अपने हथियार बेचने के लिए एक दुकान की तलाश करनी होगी। उसके पास अभी भी कुछ बचे हुए सामान थे जिन्हें उसने नीलामी घर के जरिए अभी तक नहीं बेचा था। उसने असामान्य सांप के हथियारों से वास्तव में काफी पैसे कमाए थे, उन्हें 4-6 सोने के सिक्कों में बेचकर। वे बहुत लोकप्रिय हो गए थे जब उसने अपने एक पड़ाव के दौरान एक जहर का जादू पा लिया था। एक और चीज थी जो वे लंबे समय से करना चाहते थे, लेकिन यात्रा के दौरान नहीं कर पाए। ये युद्ध में एविसर के प्रदर्शन का परीक्षण करना था। कैटरपिलर एक बहुत ही प्यारा पालतू जानवर जैसा दिखता था, लेकिन इसमें एक बेहद शक्तिशाली प्रजाति के कौशल और यादें थी। पिछले हफ्तों में ये बहुत बड़ा हो गया था, एक आलीशान जानवर से लेकर गले लगाने वाले तकिए के आकार का हो गया था। सेठ ने एक निम्न स्तरीय कालकोठरी में प्रवेश करने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि एविसर अभी किन कौशलों का उपयोग कर सकता है और आगामी परीक्षा के लिए अपना स्तर बढ़ा सकता है। दूसरी बात ये कि वह अपनी जरूरत की चीजों को भूल नहीं पाया। उसे आइविसस धागे से कपड़ा बनाने के लिए एक बुनकर या दर्जी की जरूरत थी। छोटे लड़के ने अपनी यात्रा के हफ्तों में काफी सारे धागे बनाए थे। वह अपने नए कवच के नीचे पहनने के लिए गद्देदार कपड़े का कवच, एक गैम्बेसन बनाना चाहता था। नया कवच, हाँ, ये सांप के कवच का एक पूरा सेट था। सेठ ने लगभग 25 सांप की पसलियों और कुछ सांप के चमड़े का इस्तेमाल करके लेमेलर कवच और फिटिंग शोल्डर गार्ड, ब्रेसेस और ग्रीव्स बनाए थे। लेमेलर कवच चमड़े की पट्टियों द्वारा एक साथ रखी गई सांप की हड्डी की ओवरलैपिंग प्लेटों से बना था। अन्य भाग तकनीकी रूप से सांप के चमड़े के कवच थे जिन्हें हड्डी की प्लेटों से मजबूत किया गया था। कवच को कोई बढ़िया गुण देने के लिए उसके पास आत्माएं नहीं थी, लेकिन उनमें जहर और जंग के खिलाफ एक प्राकृतिक प्रतिरोध था। आकार में पीसकर बनाए गए भागों की तुलना में चारों के ओबोल के साथ उन्हें गढ़ने के बाद स्थायित्व बहुत बेहतर था। उसने इस कवच के लिए लेस देन फायर ग्लास ग्रेटर देन या शेष लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन को नहीं छुआ था, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ क्षेत्रों में कमी थी। आखिरकार उसका अंतिम लक्ष्य एक अग्निरोधी कवच बनाना था। वह अपनी आग का उपयोग करने के बाद फिर से नग्न दिखने की शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करना चाहता था। एक छोटा सा किस्सा था, जब रिसेप्शनिस्ट महिला ने उसे जिके के कालकोठरी में मरने के बाद पाया था, वह उसके रहने के बाकी समय में उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। जब भी वे गिल्ड में प्रवेश करते, वो बुरी तरह से शर्मा जाती और दूसरी तरफ देखने लगती। वैसे भी इस कवच की वजह से उसे एक पुराने दुश्मन का सामना करना ठीक लगा। पानी। ये समय था जब वह इसेकाई क्लिच का पालन करता और सीवर कालकोठरी में प्रवेश करता। एविसर के हमले के विकल्प ज्यादातर जादू थे, इसलिए कमजोर राक्षसों जैसे कि कीचड़ और सीवर चूहों को खेती करना आसान होगा। होरा के व्यापक सीवर सिस्टम में कई कालकोठरी विकसित हो रही है। होरा का सीवर सिस्टम भी काफी अनोखा था, क्योंकि यह शहर के नीचे की जगह को कुछ भूमिगत शहरी जिलों के साथ साझा करता था। जैसा कि एक बौने शहर से उम्मीद की जाती है, यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए बनाए गए हिस्से की जड़ें भी धरती में गहराई तक पहुंचती थी। भूमिगत क्षेत्र मुख्यतः ऊपर के जिलों की नकल था, लेकिन सस्ते किराए और कीमतों के साथ। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक जिले के नीचे दुकानों, भूमिगत बाजारों और सबसे गहरे स्तर पर काला बाजार से भरी 3 और परतें थी। भूमिगत जिलों ने बेहतर आवासीय क्षेत्रों के नीचे सीवर प्रणाली में एक सहज संक्रमण बनाया। ये काम आया क्योंकि सेठ वाणिज्यिक जिले को पार कर सकता था और उन दुकानों को देख सकता था जिनके बारे में गिल्ड रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था। सेठ को ये पता होना चाहिए था, लेकिन दुकान के मालिकों ने बेशर्मी से अपने दर्जे का दुरुपयोग किया। यह कोई रहस्य नहीं था कि कई लोग अपनी खुद की दुकान के कागजी काम और लागतों से बचना पसंद करते थे, जबकि उन्हें बस बौने जिले में प्रवेश करने का निमंत्रण चाहिए था। इस तरह उत्पादों की बिक्री के लिए कमीशन देने के लिए उन्होंने ऐसी दरें बताई जो उन्हें केवल वस्तु बेचने से भी बदतर थी। 60:40 या 70:30 के हिसाब से पैसे बांटना। जब वस्तु बेची जाती थी तो लोहार का नाम बताना एक मजाक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ इसलिए कि सेठ के पास पैसे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह ठगे जाने की बात को नजरअंदाज कर देगा। नहीं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे थे, उसे दुकान खोलना ज्यादा मुनासिब लगा। एक और चीज जिससे सेठ निपट नहीं पाया, वह था व्यापारी का अहंकार। वे लोगों से ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर रहे थे मानो उन्होंने लोगों का भला किया हो। जब उसने सुझाई गई सभी दुकानों का दौरा किया, तब तक दोपहर हो चुकी थी। उनमें से कोई भी अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि बेहतर दरों वाली दुकानों में भी ये दिखावा था जिसे सेठ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपना दिमाग साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया। अब पहले से ही देर हो रही थी और वह कालकोठरी का दौरा करना चाहता था। जिले में कई सीढ़ियां थी जो नीचे भूमिगत मार्गों तक जाती थी। सेठ को बस शॉपिंग जिले की पहली भूमिगत मंजिल में प्रवेश करने और संकेतों का पालन करने की आवश्यकता थी। ये भूमिगत मंजिल सेठ के विचार से कहीं ज्यादा साफ और आकर्षक थी। इस भूमिगत दुनिया में मौजूद दुकानों, उत्पादों और अलग-अलग नस्लों के लोगों द्वारा बनाए गए काल्पनिक माहौल को छोड़कर यह एक आधुनिक शॉपिंग आर्केड हो सकता था। सीवर कालकोठरी को लोहे की प्लेटों से ढके एक बड़े दरवाजे से अलग किया गया था। दरवाजे पर 2 गार्ड थे जो लोगों की एडवेंचर आईडी की जांच कर रहे थे। जब दरवाजा खुला तो सेठ को हवा की फुफकार सुनाई दी, जैसे कि दरवाजा एक एयर टाइट सील था। ऐसा होना ही था क्योंकि सीवर की गंध जो अब तक नहीं सूंघी जा सकी थी, एक लहर की तरह उसके ऊपर आए और दीवार की तरह उससे टकराए। अगर ये दरवाजा एयर टाइट नहीं होता तो पूरी जगह इसकी गंध से भर जाती। सेठ ने अपना मन बदलने से पहले ही प्रवेश कर लिया, लेकिन उसने कसम खाई कि यह पहली और आखिरी बार था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने पालतू जानवरों के स्थान से आइविसर को बुलाया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसने अपना सिर हिलाया। क्यों, मैं इसमें सिर्फ एक बार ही भाग लूंगा, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। वे मौन सहमति में थे कि यह खत्म होने के बाद वे फिर कभी सीवर में प्रवेश नहीं करेंगे। आइविसर आगे रेंगता था क्योंकि यह कालकोठरी गोता लगाने के दौरान मुख्य मारक क्षमता होगी। जब दोनों एक साथ लड़ते थे तो अनुभव मालिक और पालतू जानवर के बीच समान रूप से विभाजित होता था, लेकिन केवल तभी जब दोनों ने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाया हो। हालांकि यह केवल एक सुरक्षित वातावरण में अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए था। आइविसर इस स्थान पर थोड़ा सा स्तर भी बढ़ा सकता था। यहाँ नीचे राक्षसों में ज्यादातर अलग-अलग तरह के चूहे, स्लाइम और दूसरे जीव शामिल थे जो यहाँ नीचे कचरा खाते थे। लेकिन इन राक्षसों को कम नहीं आंकना चाहिए। उदाहरण के लिए स्लाइम वे सुंदर गोल बूंदे नहीं थे जो उछल-कूद करके चीजों को बचाने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे या तो छत से चिपके रहते थे या पानी में छिप जाते थे। वे अपने शिकार को चुभने के लिए अपने शरीर से कांटों जैसी सख्त लंटें निकालते थे। और उनके शिकार सामान्य आकार के चूहों से लेकर विशालकाय चूहे तक होते थे जो सेठ के घुटने तक पहुंचते थे, जैसे कि एक छोटा कुत्ता। वो उनसे दूरी बनाए रखता था क्योंकि उनके पीले दांत अगर वे सीधे खड़े होते तो कमर के स्तर पर होते, जैसे कि एक छोटा कुत्ता। यहाँ नीचे अन्य जीव बड़े कीड़े, मकड़ियां और एक बड़े रैकून जैसे कुछ थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंशिक रूप से गंजे थे, जैसे कि उन्हें खुजली हो। 7 के औसत स्तर के साथ ये सीवर में सबसे मजबूत भीड़ थे। युवा एविसर के कौशल में मुख्य रूप से प्राथमिक प्रकाश जादू और साइकोकाइनेसिस शामिल थे। इस तरह वह या तो कम स्तर के चूहों और जीवों को कंकड़ या प्रकाश के छोटे बोल्ट जैसे कि लेजर से गोली मारकर कालकोठरी से बाहर निकलता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने अपने हाथ में नया मुख्य हथियार लेकर उसका पीछा किया। यह एक भाला था जिसे उसने लेस देन आयरन वुड ग्रेटर देन के टुकड़े और असामान्य लेस देन ब्रिक टूथ ग्रेटर देन से बनाया था जो उसे आइविसर गिल्ड शाखा में मिला था। चारों के ओबोल की बदौलत अब वह सामग्री के मूल रूप से प्रतिबंधित नहीं था, जिससे लकड़ी के टुकड़े से शाफ्ट बनाना संभव हो गया। ड्रेक दांत में ड्रैगन जाति के दांतों से अपेक्षित भेदक गुण थे और यह भाले की नोक के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त था। भाले में लेस देन वफादार आत्मा दुर्लभ ग्रेटर देन का समावेश था और इसकी बदौलत इसे दुर्लभ रेटिंग मिली थी। आत्मा द्वारा संचालित जादू ने हथियार को एक और नुकसान बढ़ाया। लेस देन वफादार भाला, दुर्लभ, क्षति 420, स्थायित्व 2300।
1. भाला खोया नहीं जा सकता। 2. छुरा हमलों पर दोगुना नुकसान। 3. भाला अपने मालिक की सुरक्षा करता है और हमलों से बचाव में मदद करता है। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक उल्लेखनीय हथियार। इस हथियार में मालिक की रक्षा करने की इच्छा शक्ति होती है। यह हथियार के लिए सबसे उपयुक्त गुण नहीं है। विशेष उपचार के कारण यह बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। उपयोग की स्थिति। सेठ स्मिथ ग्रेटर देन। सेठ को पता था कि विवरण का क्या मतलब है। वफादार आत्मा कवच के लिए अधिक उपयुक्त होती, लेकिन उसने उस समय एक बेहतर हथियार पर फैसला किया था। सेठ को यकीन था कि भविष्य में किसी समय वह वस्तुओं से आत्माओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह वह भावना थी जो उसे आत्माओं के साथ प्रयोग करते समय मिली थी। स्टाइल्स के पानी में किसी वस्तु को बुझाने से पहले उसे लगा था कि वह लेस देन सोल कैप्चर ग्रेटर देन का उपयोग करके अधूरी वस्तु से आत्मा को अलग कर सकता है। इस कौशल को स्तरित करना बहुत कठिन था। सेठ ने अनुमान लगाया कि आत्माओं को इकट्ठा करके कौशल का स्तर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आत्माओं के गिरने की संभावना कम थी। आमतौर पर उसे आश्चर्य हुआ कि जब आइविसा ने शिकार को मारा तो सोल के गिरने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। सेठ ने अब तक 10% या उससे कम होने के बजाय आइविसा द्वारा शिकार को मारने के बाद ये 30% के करीब आ गया। शायद इसका कुछ लेना देना आइविसा की अनोखी ऊर्जा से था, या क्योंकि वे एक ऐसी जाति थे जिसे सीधे भगवान ने बनाया था। उसे नहीं पता था, लेकिन उसने खुशी-खुशी इस परिस्थिति का फल इकट्ठा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी, तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 87 आइविसा का नाम। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 87 आइविसा का नाम। एड्स बाय पब फ्यूचर। शाम को वे आखिरकार बदबूदार कालकोठरी से बाहर निकल आए। दुर्भाग्य से बदबू पहले ही उनके शरीर में समा चुकी थी। उन्हें कठोर स्नान की सख्त जरूरत थी। वे सीधे अपने सराय में वापस लौटे ताकि उन्हें ठीक वैसा ही स्नान मिल सके। कम से कम ये यातना व्यर्थ नहीं थी। आइविसा गर्वित लव 6 पर पहुंच गया था और उसका जादू बेहतर हो गया था। अब वह उन लव.7 रैकून को भी मार सकता था और उसने लाइट शील्ड और एक बुनियादी उपचार मंत्र बनाना सीख लिया था। इसमें अभी भी फिन की लोहे की मुट्ठी की कमी थी, लेकिन ये बहुत जल्द ही उपचारक की भूमिका निभाने में सक्षम हो सकता है। इसके कौशल सेठ द्वारा पुजारी कहे जाने वाले कौशल के बहुत करीब थे, लेकिन जब उसने सोचा कि यह इस आकार तक पहुंच सकता है। एक आइविसा शायद एक पैलाडिन या एक भिक्षु के करीब था अगर उसका कोई वर्ग होता। काश वह कुछ जीवन जादू सीख पाता। अगर वह भयानक गंध को दूर करने के लिए जादू का उपयोग करने में सक्षम होता तो यह बहुत उपयोगी होता। सेठ गंभीरता से जीवन जादू के लिए कुछ कौशल पुस्तकें खरीदने और इसे सीखने पर विचार कर रहा था। केवल अब उसे ऐसे कौशल का महत्व समझ में आया। इस कालकोठरी के राक्षसों के पास कोई विशेष सामग्री नहीं थी। कालकोठरी में प्रवेश करना और राक्षसों को मारना सीवा को साफ रखने के लिए एक सामान्य कार्य था। कार्य के लिए भुगतान दयनीय था, लेकिन सेठ ने वैसे भी जो कुछ भी किया उसके लिए पैसे लेने से मना नहीं किया। खासकर तब जब वह इविसिस नरसंहार से लगभग 30 छोटी आत्माओं को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। सेठ ने उन्हें 2 मध्यम आकार की आत्माओं में मिलाने में कामयाबी हासिल की और उनका उपयोग उस हथियार पर किया जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह निकट भविष्य में उसे नहीं बदलेगा। लेस देन प्रतिशोधी शिकारी धनुष। अद्वितीय क्षति 200, स्थायित्व 1300। 1. इस धनुष से छोड़े गए तीर दुर्भावना दर्शाते हैं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए अपनी दिशा को सही कर लेते हैं। 2. लगाए गए घाव अधिक पीड़ा देंगे, ठीक होने की प्रक्रिया खराब होगी तथा संक्रमित हो जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक भयावह हथियार। अपने उपकारकर्ताओं के शत्रुओं को चोट पहुंचाने की प्रबल द्वेषपूर्ण इच्छा से युक्त एक धनुष। उपयोग की स्थिति। सेठ स्मिथ ग्रेटर देन। आंकड़े फिर से बढ़ गए थे और इस बार घाव के संक्रमित होने की संभावना एक गारंटी बन गई थी। ये वास्तव में एक भयानक विकल्प बन गया। भले ही कोई व्यक्ति या कोई चीज भागने में कामयाब हो जाए, लेकिन उपचार में बाधा आती है और संक्रमण की गारंटी होती है। उसके लक्ष्य उससे बचने के लंबे समय बाद धीमी और दर्दनाक मौत मर सकते हैं। अगर वह एक तीरंदाज होता तो वह लेस देन मल्टीशॉट ग्रेटर देन जैसे कौशल के साथ युद्ध के मैदान का आतंक बन जाता। और इस तरह उनके छोटे से ऊर्जापूर्ण फिन के बिना उनका पहला दिन समाप्त हो गया। सेठ ने इविसे को कसकर गले लगाया और वे दोनों अपने खोए हुए दोस्त के बारे में सोचते हुए सो गए। अगले दिन कुछ खास नहीं हुआ। आइवी सर सुबह-सुबह सेठ को जगाता और वे दोनों खाना खाने चले जाते। कैटरपिलर सेठ की भूख को पूरा करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन एक परी की तरह अपने शरीर के वजन से कई गुना ज्यादा नहीं खा पाता। वे इन दिनों को निम्न स्तरीय कालकोठरियों में आत्माओं और अनुभवों की खेती करते हुए बिताते हैं, जो इतनी बदबूदार नहीं होती। इससे सेठ को विभिन्न प्रकार की कालकोठरियों का पता लगाने का मौका भी मिला। आमतौर पर कुछ ऐसी कालकोठरियां होती थी जो सीवर, मकबरे या वास्तविक कालकोठरी जैसी पहले से मौजूद संरचनाओं में उगती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो अपनी खुद की संरचना के रूप में उगती थी। होरा में एक टावर था जिसमें ऊपर 25 मंजिलें थी और जमीन के नीचे अज्ञात संख्या में मंजिलें थी। यही वह जगह थी जहां वे इन दिनों अपना अधिकांश समय बिताते थे। सबसे दिलचस्प वे कालकोठरी थी जो एक पोर्टल के रूप में मौजूद थी जो अंतरिक्ष बुलबुले की ओर ले जाती थी। वे बेतरतीब ढंग से आसपास से स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकते थे। वे सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित प्रकार की कालकोठरी थी। कभी-कभी वे पूरी तरह से अलग वातावरण या वास्तविक परिवेश के समानांतर संस्करण की ओर ले जाते थे। खोजे जाने से पहले ही कोई जान जाता था कि वे कहां ले जा रहे हैं और स्तरों के मामले में उनमें कोई विभाजन नहीं था। यदि आप बेतरतीब ढंग से ऐसे किसी कालकोठरी में प्रवेश करते हैं तो आप ज्यादातर हानिरहित जानवरों वाले जंगल में पहुंच सकते हैं और अचानक एक ड्रैगन द्वारा मारे जा सकते हैं। निम्न स्तर के क्षेत्रों में सभी प्रकार के राक्षसों जैसे कि गॉब्लिन, कोबोल्ड, ओर्क्स, भेड़िए और इस तरह के अन्य राक्षसों का परिश्रमपूर्वक पालन करने के बाद आईवी सर 0.10 तक पहुंच गया। क्यों मुझे लगता है कि मैं अपना नाम चुनने के लिए तैयार हूं। एक शाम अचानक ये बात उनके टॉवर से निकलने के बाद कही गई। इविसे ने उसे और फिन को तब ये बात समझाई थी। यह एक परंपरा थी कि इविसे को उसके माता-पिता द्वारा कोई नाम नहीं दिया जाता था। यह अपनी नस्लीय यादों और अनुभवों के आधार पर नाम चुनता था जब वह खुद को तैयार समझता था। क्यों या आपसे महान मुझे पफल्स द माइटी के नाम से जाना जाएगा। पफल्स शक्तिशाली। क्या आप पफल्स के बारे में निश्चित हैं? द माइटी, तुम इसे भूलते रहते हो। ये पफल्स है द माइटी। मैं तुम्हें पफ कहूंगा। पफल्स द माइटी। पफ पफल्स पफ अल्पविराम डॉट डॉट क्यों। एक उदास आवाज के साथ उसने आपसे पफ कहलाने पर सहमति जताई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब पफल्स इतना मजबूत हो गया था कि वह सेठ के साथ उच्च स्तर के तहखाने में जा सकता था ताकि सेठ परीक्षा से पहले दूसरे सप्ताह का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए कर सके। लेकिन सबसे पहले पफल्स को आखिरकार नाम मिलने का जश्न मनाने का मौका मिला। कालकोठरी में गोते लगाने के दौरान उन्होंने जो लंच बॉक्स खाए थे वे वाकई बहुत खा चुके थे। हालांकि वे खाने के शौकीन नहीं थे, फिर भी उन्हें एयरशिप पर बिताए समय में उच्च व्यंजन पसंद आने लगे। वे सराय में नहाए और जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। सेठ ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। एक वह था जो उसने तब खरीदा था जब वह हाईवे से कपड़ा बनाने के लिए दर्जी को खोजने गया था। होरा में शैली उन अन्य शहरों में देखी गई शैली से अलग थी जहां वे गए थे। यहाँ के कपड़े उच्च गुणवत्ता वाले थे, लेकिन सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण डिजाइन के थे। इसमें भड़कीली सजावट और रंगों का अभाव था जो कि वह जानता था। उसे बताया गया कि यह बौनों का प्रभाव था, जबकि बौने चिनाई, हथियार और आभूषणों के मामले में अपने जटिल कामों के लिए जाने जाते थे। फैशन के लिए उनका स्वाद सरल और व्यवहारिक पोशाक को प्राथमिकता देता था। इस तरह सेठ ने एक साधारण काला कोट, पतलून, घुटने तक के जूते और एक सफेद शर्ट पहनी थी। उन सभी को असामान्य माना गया था और सेठ को कुछ सोने के सिक्के खर्च करने पड़े थे। केवल विषय के जानकार ही इन कपड़ों की गुणवत्ता का अंदाजा लगा पाएंगे, लेकिन उनके आंकड़े लगभग सामान्य चमड़े के कवच जितने ही अच्छे थे।
आज उनका लक्ष्य गिल्ड की पुस्तिका से उच्च श्रेणी का रेस्तरां बनाना था। भोजन कक्ष को कई मंजिलों में विभाजित किया गया था, जिसमें थिएटर जैसी गैलरी थी। सामान्य लोग भूतल पर खाना खाते थे, जबकि ऊपर विशेष मेहमानों के लिए निजी कमरे और स्वीट थे। उनके पास कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन पैसा राज करता था। उनके सामने का फ्लोर टेबलों से भरा हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि सेठ यहाँ पालतू जानवर रखने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। रेस्टोरेंट अक्सर मेहमानों को अपने पालतू जानवर बाहर लाने से मना करते हैं, लेकिन ये दुर्लभ अपवादों में से एक था। पहले से ही सुंदर और बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ कमरा अपने मालिकों के बगल में बैठे सभी प्रकार के जादुई जानवरों के दृश्य से और भी सुंदर हो गया था। महंगे कपड़ों में महिलाएं और विदेशी जादुई पक्षी, शाम के परिधान में हटे कट्टे पुरुष भेड़ियों कुत्तों के साथ, यहाँ तक कि एक शेर भी था। उनके पालतू जानवरों के आधार पर भी उनमें से साहसी लोगों को पहचाना जा सकता था। लगभग आधे मेहमानों के पास युद्ध के लिए तैयार पालतू जानवर थे। इसका मतलब था कि यह रेस्टोरेंट उच्च स्तरीय साहसी लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता था। केवल उच्च श्रेणी के साहसी लोग ही इस तरह की जगह पर भोजन करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाते थे। सेठ ने इन चीजों पर सिर्फ तभी ध्यान दिया जब वह उनके खाने का इंतजार कर रहा था। उसने पूरा मेन्यू 2 बार मंगवाया था। आज रात वे तब तक खाएंगे जब तक उनका पेट न फट जाए। वेटर सभी तरह के व्यंजन लेकर आए, जिससे सेठ को लगा कि वह विशिंग टेबल पर बैठा है। मेज पर कई तरह के मांस भरे हुए थे, जैसे भुने हुए पक्षी, एक विशाल स्टेक, एनीमे शैली के मांस का अनिवार्य पिरामिड जिसमें हड्डी होती है, लेकिन साथ ही रंगीन सब्जियों वाला सूप, ब्रेड, केक और कुछ ऐसा जो पिज्जा हो सकता था। पीने के लिए वाइन थी, लेकिन अलग अलग विदेशी फलों के जूस भी थे जिन्हें सेठ पहचान नहीं पाया, लेकिन उनका स्वाद बहुत बढ़िया था। जब वे अपना भोजन खा रहे थे तो अचानक 2 कोहनियां उसके कंधों पर और थोड़ी उसके सिर पर अटकी। न्या, किसने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से ऐसी जगह देखूंगा। ऊपर से एक चिढ़ाने वाली आवाज आई। उसने मैरून रंग के बालों और रोएदार बिल्ली के कानों वाली एक बिल्ली जानवर की हरी आंखों में देखा। उसकी प्यारी माँ, जिस लड़की के साथ उसने एक अच्छी सुबह बिताई थी, वह उसके पीछे खड़ी थी। उसने एक लंबी वाइन लाल शाम की पोशाक पहनी थी जो उसकी सांवली त्वचा के रंग के साथ अच्छी तरह से फिट बैठती थी और उसके पतले शरीर के साथ और भी बेहतर फिट बैठती थी। उसके पीछे 3 और लोग थे। लड़की के कान और आंखों के रंग जैसा एक जानवर, वह लंबा, आकर्षक और अच्छी तरह से प्रशिक्षित लग रहा था। उसका बॉयफ्रेंड, शायद उसका भाई, उसकी अभिव्यक्ति जटिल लग रही थी। एक आदमी उससे भी लंबा था, निश्चित रूप से 2 मीटर से ज्यादा और आसानी से 3 लोगों की चौड़ाई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे राक्षस का खून विरासत में मिला हो और अगर वह अपनी उभरी हुई मांसपेशियों को थोड़ा भी हिलाता तो उसका सूट फटने का खतरा रहता। तीसरा व्यक्ति एक लड़की थी जिसके छोटे काले बाल थे और दुबली पतली फुर्तीली काया थी। कहने का अच्छा तरीका यह है कि वह एक बोर्ड की तरह सपाटी और तंग नीली शाम की पोशाक उसके लिए बहुत अच्छी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था और उसके कान थोड़े नुकीले थे। एक एल्फ नहीं, सेठ ने अपनी यात्रा में कुछ एल्फ देखे थे, उनके कान लंबे और नुकीले थे, तो शायद एक आधा एल्फ। सेठ ने जो कुछ उसके मुंह में था उसे निगल लिया। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 88 फिर से मिलना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 88 फिर से मिलना। धन की दुनिया में कदम रखें, करोड़पति क्लब में शामिल हो। धन की दुनिया में कदम रखें, करोड़पति क्लब में शामिल हो। प्रायोजित परिणाम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक आई लड़की ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। दूसरी ओर सेठ को अजीब लगा। एक लड़की जिसका नाम उसे याद नहीं था, वह एक रात के लिए उसके साथ संबंध बनाने के लिए पैसे लेकर आई थी, अचानक सामने आई जब वह एक शानदार रेस्तरां में खाना खा रहा था और उससे बात करने लगी। ये कहना कम होगा कि उसे समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। यह अवश्य ही भाग्य है, उसने कहा और उनके साथ मेज पर बैठ गई, जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। क्या तुम भी यहाँ जश्न मनाने आए हो? तुम्हारी पार्टी कहाँ है? उसने सेठ का खाना खाते हुए पूछा। हाँ, जश्न मना रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी नहीं है। उसके सवाल ने उसकी स्तब्धता को तोड़ दिया था, हालांकि उसका जवाब अभी भी देरी से आया था। उसने फिन के बारे में सोचा और उसके दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ। आइवेसन ने उसे विचलित करने के लिए कूद पड़ा। क्यों मैं यहाँ हूँ, मुझे शक्तिशाली मत भूलना, इस घमंडी महिला को मेरा खाना खाने से रोको। हे भगवान, क्या यह आपका पालतू जानवर है? ये बहुत प्यारा है, उसने पुकारा। उसने पहले पफ पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसकी नजर एक नए लक्ष्य पर पड़ी। एक छलांग के साथ वह पहले से ही पफ के बगल में थी और उसे एक आलीशान की तरह गले लगाया। कसकर उसकी बाहें एक शिकंजा की तरह आइवेसन को दबा रही थी। क्यों रिग, नहीं, इस मादा को मेरे ऊपर से हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। उम्मा, क्या आप कृपया उसे जाने दे सकते हैं? पफ को अजनबियों द्वारा गले लगाया जाना पसंद नहीं है। उसने बहुत निराश भाव से ऊपर देखा, लेकिन जाने नहीं दिया। तभी आखिरकार उसके दल में से एक व्यक्ति आ गया। ये लंबे बालों वाला सुंदर जानवर था। मीना, लोगों को परेशान करना बंद करो। मदद। उसने सेठ को माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मुझे अपनी बहन के व्यवहार के लिए बहुत खेद है, वह आमतौर पर ऐसी नहीं होती। मीना, अब कैटरपिलर को छोड़ दो, इसका चेहरा पहले से ही नीला पड़ रहा है। मीना को आखिरकार एहसास हुआ कि उसका कठोर प्यार उसके प्यार की वस्तु को चोट पहुंचा रहा था और उसने बेचारे पफल्स को जाने दिया। वह जल्दी से भाग गया और सेठ की कुर्सी के पीछे छिप गया, जिससे वह और भी दुखी लग रही थी। लेकिन वह अपनी पार्टी में वापस नहीं गई और उसकी मेज पर बैठ गई। वह दुष्ट और शक्तिशाली है, हमें सावधान रहना होगा। मैं माइक हूँ, फिर से मैं आपको परेशान करने के लिए वास्तव में खेद व्यक्त करता हूँ। हम आखिरकार एक लंबी खोज पूरी करने के बाद यहाँ आए, लेकिन किसी कारण से हमारी टेबल डबल बुक हो गई थी। हम रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे जब वह अचानक भाग गई। उसने मीना को डांटते हुए देखा, जिससे वह पीछे हट गई। चलो मीना, अजनबियों को परेशान करना बंद करो। और लेकिन मैं उसे जानती हूँ, वह अचानक बोल पड़ी। वह किसी अजनबी को परेशान नहीं करेगी, सिर्फ खास लोगों को। उसने सेठ की तरफ बड़ी गोल आंखों से देखा और उम्मीद जताई कि वह उसे जीवनदान देगा। सेठ असमंजस में था। क्या वे अजनबी से ज्यादा कुछ थे? उन्होंने सेक्स किया था जरूर, लेकिन उसे उसका नाम भी याद नहीं था। सेठ अभी भी सोच रहा था कि तभी बातचीत ने बुरा मोड़ ले लिया। और आप कैसे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 400% वेलकम बोनस पाएं, अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं, अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। YOLO247.co। मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारे अफेयर्स में से एक है। फिर से यह एक ठंडी बात थी जो अचानक से अंदर घुस गई। नुकीले कानों वाली लड़की ने आखिरकार बोलने का फैसला किया। सेठ और मीना दोनों ही शर्मा गए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर माइक अपना चेहरा थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। फिर नहीं, जब बात पुरुषों की आती थी तो उसकी बहन को बहुत ज्यादा लालच था। एक जानवर के रूप में उसके बढ़े हुए आंकड़ों और सहनशक्ति की वजह से ऐसे बहुत कम लड़के थे जो उसके साथ समय बिताकर बिना किसी नुकसान के बच पाते थे। इस बार इलाज के लिए पैसे जरूर छोड़े, वह कोई दुश्मनी नहीं रख सकता, है ना? तुम मुझसे कोई दुश्मनी नहीं रख रहे हो, है ना? उसकी आंखें उससे कुछ कहने के लिए विनती कर रही थी। तुमने क्या किया? इस बार उसका भाई और वह लड़की एक साथ चिल्ला रहे थे। उसकी टीम की साथी की प्रतिक्रिया ने उसे एहसास दिलाया कि सेक्स करने के बाद इलाज के लिए पैसे छोड़ना शायद सही कदम न हो, अगर गलती से किसी का कूल्हा टूट गया हो या इससे भी बुरा। वेश्या जैसा व्यवहार लोगों को नाराज भी कर सकता है। उसने उसे सेक्स के लिए पैसे नहीं दिए थे, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए।
उसने इस बिंदु तक उनकी नोकझोंक को समझने की कोशिश की थी। अब वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ये लोग चिंतित थे कि उसने एक प्यारी जानवर लड़की के साथ सेक्स करने के लिए द्वेष रखा था। मीना, जो पहले इतनी लापरवाह थी, अब अपने बड़े भाई की डांट से रोने लगी थी। यह एक छोटी सी शरारत के लिए बहुत बढ़िया समय था। वह खड़ा हुआ और अपनी थोड़ी उसके सिर पर टिकाते हुए उसे पीछे से गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसका अभिवादन किया था, और उसने उन चंद शब्दों को दोहराया जो उसे उस सुबह के याद थे। हम, तुम्हें पता है, किस्मत ने हमें फिर से मिलवाया, और मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। उसने उसे अपनी छाती से कसकर गले लगाया। वह देख सकता था कि उसके कान आश्चर्य से खड़े हो गए थे। उसके भाई का जबड़ा खुला रह गया। लड़की अवाक रह गई और यहाँ तक कि बड़े आदमी की आंखें भी आश्चर्य से उभर आईं। हाँ, इस बार तो तुम अपने से भी बड़े विकृत व्यक्ति से मिल चुकी हो। ठंडी लड़की अचानक हंस पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका भाई अभी भी अपनी प्यारी मासूम बहन के साथ किसी को ऐसा व्यवहार करते देखकर डरा हुआ था। वह जानता था कि वह क्या करने वाली है, लेकिन वह हमेशा उसकी प्यारी मासूम छोटी बहन रहेगी। मीना के रोएदार बिल्ली जैसे कान नीचे झुके हुए थे और जब सेठ ने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। क्या 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 कर रहे हो तुम? वह चीखी और उसके गले से बाहर निकल गई। वह शरारती ढंग से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। लेस देन डिंग शीर्षक सर्वाइवलिस्ट डेविएंट को सर्वाइवलिस्ट डेविएंट लव पॉइंट 2 तक रैंक किया गया है। जब आप कम से कम 2 के समूह में नग्न होते हैं तो आपको 20% कम पानी, भोजन और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। ग्रेटर दैन। यह एक महान उपाधि होगी क्योंकि यह एक मानव पूर्वज के लिए है जो मैदानों में कहीं एक जनजाति के रूप में रहता था। यह शर्म की बात थी कि सेठ को नग्न लोगों के समूह के साथ यात्रा करने की आदत नहीं थी। अपनी बहन को शर्मिंदा होते देख माइक का मन शांत हो गया। कम से कम उसके पास इतनी शालीनता थी कि वह सार्वजनिक रूप से शरारती व्यवहार न करे, या कम से कम उसके सामने तो बिल्कुल न करे। हालांकि उनकी पहली मुलाकात अजीब थी, लेकिन सेठ के मजाक ने माहौल को हल्का कर दिया। पब के विरोध के बावजूद उसने उन्हें अपनी मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि जब साहसी लोगों ने और भी ज्यादा खाना मंगवाया और उसे उसके साथ बांट दिया तो पफल्स द माइटी तुरंत ही संतुष्ट हो गया। माइक को आखिरकार अपनी पार्टी का सही तरीके से परिचय देने का समय मिल गया। वे यूल कैट्सवर्थ नामक एक सी रैंक पार्टी थे और वे अभी एक खोज से लौटे थे जिसमें लगभग एक सप्ताह लगा था। 2 बिल्ली जनजाति के भाई बहन माइक और मीना थे। बड़ा लड़का जो एक राक्षस जैसा दिखता था उसे बुल को कहा जाता था और वास्तव में उसका खून बहुत बड़ा था। और जैसा कि सेठ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, लिक्सिस, नुकीले कानों और छोटे काले बालों वाली लड़की एक अधेड़ थी। यद्यपि गंभीर बुल को ने 1 या 2 शब्द बोले थे, परंतु मीना सचमुच शर्मीली हो गई थी और जब भी वह उसकी ओर देखता तो वह उससे नजरें चुरा लेती थी। चूंकि वे सभी सी रैंक के साथी थे, इसलिए उनकी बातचीत अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में होने वाली परीक्षा पर आ गई। उन्होंने मूल रूप से अगली परीक्षा में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उनकी पिछली खोज काफी सफल रही। प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और वे आगे बढ़ गए थे, इसलिए उन्होंने भी भाग लेने का फैसला किया। आप एक लोहार के रूप में सी रैंक वाले एकल साहसी हैं। माइक के चेहरे पर आश्चर्य की लकीर थी। आमतौर पर क्राफ्टिंग क्लास में एक साहसी के रूप में आगे बढ़ने के लिए आक्रामक कौशल की कमी होती है। तो फिर तुम्हें मजबूत होना होगा। शायद तुम परीक्षा के लिए हमारे साथ शामिल हो सकते हो। हमें एक और फ्रंटलाइन हमलावर की जरूरत है। माइक ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव दिया। माइक खुद एक तलवारबाज था और उसने एक नुकसान पहुंचाने वाले की भूमिका निभाई थी। मीना एक हत्यारा था और लिक्सिस एक जादूगरनी थी। आश्चर्यजनक रूप से बुल को था। अपने विशालकाय शरीर और मांसल भुजाओं के साथ वह एक पुजारी था, उपचार और बफ के लिए एक शुद्ध पुजारी। बुल को की अपनी एक पूरी कहानी थी, एक कहानी जिसमें वह एक बहुत ही हिंसक युवक के रूप में शुरू हुआ था। वह हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बल का प्रयोग करता था। यह तब तक था जब तक कि उसने एक पादरी को लगभग मार नहीं डाला जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। वह हत्यारा नहीं था, लेकिन अपने गुस्से में वह लगभग हत्यारा बन गया था। उसे गार्ड को सौंपने के बजाय पादरी ने उसे उसके तरीके सिखाए और बुल को ने अपनी कक्षा बदल दी और फिर कभी हिंसा का प्रयोग न करने की कसम खाई। बेशक उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वह खामोश दानव वास्तव में कितना गहरा था। उसने कभी किसी को बताने की जहमत नहीं उठाई। सेठ ने आसानी से सहमति दे दी। उसे नए दोस्त बनाने में कोई परेशानी नहीं थी और निश्चित रूप से कुछ लोगों को पहले से जानना भी बुरा नहीं होगा। आखिरकार परीक्षा एक संयुक्त खोज थी। एक और बोनस ये था कि वे अगले सप्ताह कालकोठरी में एक साथ प्रशिक्षण के लिए उपयोग कर सकते थे। एक वास्तविक पार्टी के साथ सेठ और पफल सुरक्षित रूप से उच्च स्तर के साथ शिकार के मैदान का दौरा करने में सक्षम होंगे। एक उचित सी रैंक पार्टी के रूप में यूल कैट्सवर्थ के सदस्यों का औसत स्तर 40 था। इसका मतलब था कि सेठ सुरक्षित रूप से लव.40 शिकार के मैदान में प्रवेश कर सकता था। उसका स्तर 20 होने के कारण उसे अभी भी इस तरह से अधिक अनुभव प्राप्त होगा, भले ही अनुभव को अधिक सदस्यों के बीच साझा किया जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खेलो और जीतो 1 करोड़। खेलो और जीतो 1 करोड़। FUN 88 भारत का सबसे भरोसेमंद मंच। फन 88 संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 89 पार्टी प्ले। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 89 पार्टी प्ले एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं द लकी माइनर में रह रहा हूं। उन्होंने अभी अपना खाना खत्म किया था और हर कोई खाने के नशे में धुत होने के करीब था। इससे पहले कि वे चले जाते और फिर से अलग हो जाते, बातचीत ने कल की उनकी योजनाओं पर चर्चा की कि उन्हें कहां मिलना है। चूंकि सेठ अभी भी ओरा में नया था, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे उस सराय में मिले जहां वह ठहरा हुआ था। लकी माइनर, क्या यह हेल्विन स्क्वायर पर महंगी सराय नहीं है? लिक्सिस ने आश्चर्य से कहा। अब तक उसका रवैया ठंडा था, लेकिन अब अचानक बदल गया। महंगा? वैसे ये सस्ता नहीं है, लेकिन मैं इसे महंगा नहीं कहूंगा। सेठ ने सोचा। लकी माइनर में एक रात बिताने के लिए 10 चांदी के सिक्के खर्च करने पड़े। इसमें 3 स्वादिष्ट भोजन और एक निजी बाथरूम शामिल था। सेठ को यह महंगा नहीं लगा, लेकिन सेठ अमीर था, उसे कैसे पता चलता कि गरीब लोग क्या महंगा समझते हैं। लिक्सिस की आंखें सोने की डबलून बन गईं। उनके जैसे सी रैंक के साहसी लोगों के लिए एक दिन के लिए 10 सिल्वर बहुत महंगे थे। एक सामान्य नागरिक सोचेगा कि साहसी लोग अपने अभियानों और कालकोठरी में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा खर्च भी थे। उन्हें सिर्फ खाना ही नहीं खरीदना था, उन्हें रहने की जगह, हथियार, कवच और उन्हें बनाए रखने के लिए भी पैसे देने थे। उन्हें पोषण जैसी एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। अंत में जब तक आप एक सफल बी रैंक के साहसी नहीं बन जाते, एक रात के लिए 10 सिल्वर एक बहुत बड़ा खर्च था। और लिक्सिस के नए दोस्त ने बस इसके बारे में बात की जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। पैसे की चमक ने ठंडी सुंदरता के रवैये को पिघला दिया था। वे अगले दिन सुबह लकी माइनर के सामने मिलने के लिए सहमत हुए और अलग हो गए। सेठ ने मीना को पूरी तरह से जाने से पहले ही रोक लिया। अरे, मेरा मतलब वही था जो मैंने पहले कहा था। क्या तुम मेरे साथ मेरी सराय में चलना चाहोगी? उसने उसके कान में फुसफुसाया। वह थोड़ा शर्मा गई और सोचने लगी और फिर थोड़ा जटिल भाव बना लिया। आज रात नहीं, हम शायद कल। उसने उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान दी और अपने भाई के पीछे भाग गई। सेठ ने कंधे उचकाए और चला गया। आइविसर वापस फालतू स्थान पर आ गया। अगली सुबह गर्म और उज्जवल थी। सेठ और पफ ने पार्टी के लिए बाहर इंतजार करने से पहले एक अच्छा नाश्ता किया। आज उन्होंने टॉवर की 6ठी मंजिल में प्रवेश करने की योजना बनाई, जिसमें 35 स्तर तक के राक्षस थे। यूल कैट्सवर्थ के औसत स्तर 40 होने के कारण उन्हें इस मंजिल पर कुछ छूट मिलेगी। बस इतना ही कि वे प्रशिक्षण लें और नए सदस्य के साथ लड़ने की आदत डालें। जल्द ही बुल को और लिक्सिस नजर आए, जबकि मीना और माइक सड़क के दूसरी तरफ रुके, सराय से अपनी दूरी बनाए रखते हुए। अरे सेठ, एल्विश लड़की ने उत्साह से उसका अभिवादन किया। जब उसे पता चला कि उसके पास पैसे हैं तो वह वाकई बहुत अच्छी हो गई। बुल को ने उसे अभिवादन के तौर पर सिर्फ सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग आप दोनों। बिल्ली के बच्चों का क्या हुआ? सेठ ने भाई बहनों की ओर देखा जो लगभग असहज लग रहे थे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे मालिकों के साथ कुछ हद तक असहज हैं। ओह ओह ठीक है, चलो फिर चलते हैं। क्या बिल्लियों और कुत्तों के बीच की बात बिल्लियों और कुत्तों की जनजाति के जानवरों के बीच की बात भी थी? वे जाने ही वाले थे कि एक चीख ने सुबह की शांत हवा को भंग कर दिया। तुम बेवफा बच्चे हो, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथियों को नहीं पहचान सकता। मैं इतना अंधा नहीं हूं कि तुम्हें वहां न देख सकूं। सराय का मालिक जेम्स सड़क पर भाग आया था और बिल्ली भाई बहनों पर गुस्से से चिल्ला रहा था। मीना और माइक उलझन में और पश्चाताप में दिख रहे थे। बड़ा साहसी व्यक्ति अपने पिता द्वारा डांटे जा रहे छोटे बच्चों की ओर मुड़ गया था। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था। हमने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला और तुम अचानक भागकर एडवेंचरर बन गए। 3 साल तक वापस नहीं आए। अगर शॉन कभी कभार गिल्ड में नहीं आता तो तुम मर सकते थे, हमें पता भी नहीं चलता। क्या तुम्हें पता है कि मैं और तुम्हारी मां कितने चिंतित थे? ये कहते हुए उसने उन दोनों भाई बहनों को गले लगा लिया, जिनकी निगाहें शर्म से जमीन पर टिकी हुई थी। उसने उन्हें कसकर गले लगाया और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। सेठ यहाँ किस बात पर अड़ गया था? एक पूरी तरह से विकसित धारावाहिक। जेम्स ने पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझा दिया था। उसने और उसकी पत्नी ने अपने एक पूर्व सहकर्मी से वादा किया था कि जब वह खदानों में होगा तो वह उसके बच्चों की देखभाल करेगा। उनकी मां की 1 साल पहले सर्दियों के दौरान मृत्यु हो गई थी। खदान ढहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और दोनों बच्चे जेम्स और उसकी पत्नी के पास रह गए। उन्होंने दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन दोनों साहसी और लापरवाह थे, जिसके कारण वे भाग गए और साहसी बन गए। एक खतरनाक काम जिसे उनके दत्तक माता-पिता स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपने माता-पिता की याद आती थी, लेकिन वे वापस आने और डांट खाने से भी डरते थे। यही कारण है कि वे पूरे 3 साल तक सराय से दूर रहे, कभी पास भी नहीं गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके माता-पिता वास्तव में उनके करियर पर नजर रखते थे और उन पर गर्व करते थे। ये काफी हृदयस्पर्शी पुनर्मिलन था, लेकिन सेठ को खुशी हुई जब वे अंततः अपने कालकोठरी गोता के लिए निकल सके। टॉवर तक जाने के लिए ज्यादा दूरी नहीं थी और वे जल्द ही प्रवेश हॉल में खड़े हो गए, जहां से आप मंजिलों में प्रवेश करते थे। टावर में टेलीपोर्टेशन संरचना थी, जहां आप किसी भी मंजिल पर जा सकते थे जहां आप पहले जा चुके थे। सेठ पहले कभी छठी मंजिल पर नहीं गया था, लेकिन जब तक वह मीना की पार्टी में था, वह उनके साथ मंजिल तक जा सकता था। लेकिन कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले सभी ने अपने उपकरण पहने और जांचे। टीम की आंखें तक खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने सेठ को उच्च गुणवत्ता वाला कवच सेट और भाला पहने देखा। वे वस्तुओं की सटीक रेटिंग नहीं जान पाए, लेकिन वे बता सकते थे कि वे निश्चित रूप से साधारण नहीं थे। सेठ को उनकी प्रतिक्रिया समझ में आ गई जब उसने लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखों ग्रेटर देन से उनके उपकरणों की जांच की। माइक की तलवार और लिक्सिस के कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें असामान्य दर्जा दिया गया था, उन्होंने केवल सामान्य उपकरण ही पहने थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केवल मीना खंजरों में ही बुनियादी जादू था। ये वास्तव में बहुत आश्वस्त करने वाला था। इसका मतलब था कि वे अपने कौशल से ही उस मुकाम पर पहुंचे थे। इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वे सभी सेठ के उपकरणों से चकित थे। ओह वाह, आपने इसके लिए कितना भुगतान किया? लिक्सिस ने चमकती आंखों से पूछा। बहुत समय, आखिरकार मैंने इन्हें खुद ही बनाया है, उसने हंसते हुए उत्तर दिया। तुमने ये बनाए हैं? मीना ने आश्चर्य से कहा और अचानक उससे लिपट गई। तुम्हारे पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खंजर की एक जोड़ी तो नहीं होगी, है ना? बेशम, उस आधी एल्विश लड़की ने कहा जो उसकी बांह से चिपकी हुई थी। सेठ ने मीना के कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटी और उसके बहुत करीब आ गया। मेरे पास मुफ्त में कुछ भी नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी नहीं, उसने उसके कान में फुसफुसाया। बकवास, कंजूस, तुम कोई मजाक नहीं करते, उसने कहा और उससे दूर चली गई। लालची ठंडी सुंदरी ने भी उसे जाने दिया क्योंकि उसे पता था कि वह उन्हें बढ़िया चीजें नहीं देगा। इससे पहले कि वे फ्लोर में प्रवेश करते, बुल्को ने उन सभी पर समूह बफ डाला जिससे उनकी रक्षा और क्षति 15% बढ़ गई। बफ किए जाने पर वे टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश कर गए। ये जगह उन मंजिलों से बहुत अलग थी जहां वह पफल्स के साथ पहले गया था। पहले की मंजिलें हमेशा मानव निर्मित संरचनाओं की तरह दिखती थीं, लंबी भूल-भुलैया जैसी मंजिलों और कमरों वाली विशिष्ट कालकोठरी। लेकिन यह मंजिल एक छोटी सी दुनिया की तरह थी, पोर्टल कालकोठरी की तरह जो अंतरिक्ष बुलबुले की ओर ले जाती थी। वे एक अंधेरे जंगल में खड़े थे जहां आसमान से एक मंद रोशनी चमक रही थी। यहाँ के पेड़ काले से बैंगनी रंग के थे, जिन पर भूरे से लेकर हल्के गुलाबी रंग की काय और लाइकन उग रहे थे और लटक रहे थे। पत्तियां दांतेदार थी और काले से लेकर गहरे नीले रंग की थी। वहां कोई झाड़ी नहीं थी और जमीन सिर्फ गीली काली मिट्टी थी। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी और ऊपर की शाखाओं से गुजरते हुए उनकी सांसें उनके चेहरों के सामने एक सफेद कोहरे की तरह लटक रही थी। फॉर्मेशन में आ जाओ, माइक ने कहा और सभी ने लिक्सिस और बुल्को के चारों ओर एक ढीला घेरा बना लिया। वह कास्टर, माइक और बुल्को ने अपने पालतू जानवरों को भी बुलाया था। एक बख्तरबंद भेड़िया था जो एक राक्षस था जो भेड़िया और आर्madillo के मिश्रण जैसा दिखता था। दूसरा एक महान स्नैपर था जो एक स्नैपिंग कछुए का एक बहुत बड़ा और अधिक चुस्त संस्करण था। दोनों के पास अग्रिम पंक्ति को मजबूत करने के लिए एक संतुलित हमला और बचाव था। पफल्स द माइटी ने कास्टर के बगल में केंद्र में अपनी जगह ले ली। इस मंजिल पर दिखने वाले राक्षस राक्षसी कीड़ों के प्रकार थे। सेठ को अभी तक किसी राक्षस या राक्षसी जीव से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वे पथ कार्य में एक चीज थे। उन कुछ गुटों में से एक जो न केवल पथ कार्य का उपयोग करते थे, बल्कि अपने दम पर अन्य दुनियाओं को हाईजैक करने में सक्षम थे। सावधान रहो, ये चीजें यहाँ किसी भी छाया में छिपी हो सकती हैं। वहाँ बहुत सारी छायाएं हैं। हाँ, वे धीरे धीरे एक उबड़-खाबड़ रास्ते पर चल रहे थे। ये केवल इसलिए पहचाना जा सकता था क्योंकि आसपास के पेड़ों के बीच एक नियमित दूरी थी जिससे ये रास्ता बना हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 90 पार्टी प्ले 2। सर्वनाश का लोहार 90 पार्टी प्ले 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके पैर छठी मंजिल की नर्म अंधेरी धरती में धंस गए। मंजिल अंधेरी थी, लेकिन अपने पेंडेंट की बदौलत उसने सब कुछ साफ देखा। फिर भी यह मीना ही थी जिसने सबसे पहले राक्षस को पाया। लेस देन छाया कदम ग्रेटर देन के साथ वह उनके गठन से गायब हो गई थी। एक चीख के साथ पतले पैरों और बड़े बलबनुमा नितंब वाली एक बड़ी मकड़ी रास्ते पर गिरी। ये बैंगनी निशानों के साथ काली थी और इसकी पीठ पर पीले रंग के साफ खून से लथपथ एक बड़ा घाव था। मीना ने इसे लेस देन पीठ पर वार ग्रेटर देन करके खुले में ला दिया था। राक्षस उनकी ओर मुड़ा और उनके समूह पर फुफकारते हुए तरल पदार्थ थूकने लगा। इससे पहले कि वह किसी पर हमला कर पाता, विशालकाय पुजारी बुल्को ने पहले ही हमले को रोकने के लिए एक ढाल बना ली थी। स्टेज के प्रतिक्रिया करने से पहले ही माइक ने उस खौफनाक जीव को काट डाला था। लेस देन डिंग वुडलैंड स्पाइडर लव 0.31 मारा गया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। इससे पहले कि वह प्राणी पर लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का उपयोग कर पाता, ये सब खत्म हो गया। उसने बिना कुछ किए 1% अनुभव प्राप्त किया था। अगर वह अकेले ऐसा करता तो उसे और अधिक अनुभव प्राप्त होता, लेकिन उसे ये भी यकीन नहीं था कि वह इस जानवर से अकेले निपट सकता है। पार्टी ने बिना कुछ कहे अपने कार्यों को समन्वय किया और अपनी शानदार टीम वर्क का प्रदर्शन किया। सेठ उनकी त्वरित प्रतिक्रिया से प्रभावित हुआ और उसने भविष्य में कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। अगर वह घर पर जीवित रहना चाहता था तो उसे ऐसी परिस्थितियों से निपटना सीखना होगा। मीना, तुम इसे लूटो। हाँ, मीना को सभी लाशें लूटनी पड़ी क्योंकि वह पार्टी की भाग्यशाली खिलाड़ी थी और उसके पास 33 अंक थे। वे चलते रहे, सही रास्ता खोजते रहे। ये विमान सामान्य कालकोठरियों से मौलिक रूप से भिन्न थे, जहां या तो कोई वापस जा सकता था या भागने के लिए कालकोठरी को खाली करना पड़ता था। छोटे आयामों से मिलते जुलते कालकोठरी में कहीं न कहीं परिदृश्य में कोड छिपा हुआ था।
आप उन्हें केवल कालकोठरी कोर को ढूंढकर या सभी राक्षसों को मारकर ही साफ कर सकते थे। बेशक कुछ विशेष परिस्थितियां भी थीं। कुछ कालकोठरी को खोज के साथ भी साफ किया जा सकता था और आप हमेशा एस्केप स्क्रॉल का उपयोग कर सकते थे। लेकिन वे दुर्लभ और महंगे थे। टॉवर में प्रत्येक मंजिल एक अलग कालकोठरी की तरह थी और अगली मंजिल पर चढ़ने के लिए इसे साफ करना पड़ता था। जाहिर है, एक मंजिल का कालकोठरी कोर टॉवर का कालकोठरी कोर नहीं था, बल्कि बस मंजिल का पावर सेंटर था। सेठ को जल्द ही चमकने का मौका मिल गया। वे एक खुले मैदान में घुसे ही थे कि तभी सेंटीपीडों का एक बड़ा समूह चुपचाप अंधेरे में जमीन से बाहर निकल आया। इस बार वह सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला था क्योंकि वह उन्हें अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकता था। चिल्लाते हुए उसने भाला घुमाया। भाले की नुकीली नोक ने आसानी से घास की तरह कनखजूरों को काट डाला। वे लगभग एक हाथ की लंबाई और मोटाई के थे और उनके पंजे अंगूठे के आकार के थे। लेस देन डिंग, आपने डेमोनिक स्कटलर लव 0.31 को मार दिया है। अनुभव प्राप्त हुआ ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने डेमोनिक स्कटलर लव 0.33 को मार दिया है। अनुभव प्राप्त हुआ ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने डेमोनिक स्कटलर लव 0.31 को मार दिया है। अनुभव प्राप्त हुआ ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसने एक ही बार में 3 को मारा। सेठ की चीख से घबराकर बुल्को ने एक बड़ी लेस देन लाइट ग्रेटर देन डाली जिससे पूरा मैदान जगमगा उठा। तुरंत ही बाकी लोगों ने अपने आसपास मौजूद करीब 20 सेंटीपीडों से लड़ना शुरू कर दिया। लेस देन डिंग, डेमोनिक स्कटलर लव 0.32 मारा गया है। आपने अनुभव अर्जित किया है ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, डेमोनिक स्कटलर लव 0.33 मारा गया है। आपने अनुभव अर्जित किया है ग्रेटर देन। अल्पविराम, लेस देन डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। अब आप लव 0.21 पर है ग्रेटर देन। 40वें स्तर की पार्टी के लिए राक्षस कोई समस्या नहीं थे और उन्होंने जल्दी सभी राक्षसों को खत्म कर दिया। उन्होंने दूसरे से आखिरी सेंटीपीड को मार डाला और सेठ ने आखिरकार लेवल ऊपर कर लिया। बस एक और लेवल और सेठ के पास लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को लेवल ऊपर करने के लिए पर्याप्त कौशल अंक होंगे। उन्होंने 9 गुण अंक प्राप्त किए थे और उनका उपयोग अपनी विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने ताकत और निपुणता को 63 से 65 तक, चपलता को 38 से 40 तक बढ़ाया और शेष 3 को बुद्धिमत्ता में डालकर इसे 31 तक पहुंचाया। जब उन्होंने सभी भीड़ को लूट लिया और बुल्को ने बफ को फिर से कास्ट किया तो वे आगे बढ़ते रहे। माइक की पार्टी को यह मंजिल पहले से ही पता थी, इसलिए वे डेंगोन कोर को निशाना बना रहे थे। लेवल अप करने के बाद उन्हें इस मंजिल पर भीड़ के लिए केवल 1% अनुभव मिला। उन्हें रास्ते में कुछ और कीट प्रकार के राक्षस मिले, लेकिन ये सेठ के लिए लव 0.22 तक पहुंचने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। लेकिन शुरुआत में लेवल अप करना लक्ष्य नहीं था। जब वे आखिरकार कालकोठरी के केंद्र में पहुंचे तो सेठ और पार्टी को एक दूसरे के कौशल और साथ मिलकर काम करने के तरीके का अंदाजा हो गया था। जब वे कोर तक पहुंचे तो उन्हें या तो लॉबी में वापस जाने या अगली मंजिल पर जाने का विकल्प मिला। पार्टी लीडर के तौर पर माइक ने फैसला किया कि आज के लिए इतना काफी है और वे टावर से चले गए। जब वे कालकोठरी से बाहर निकले तो दोपहर हो चुकी थी। सेठ ने उन्हें द लकी माइनर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने माता-पिता के साथ सुलह करने के बाद दोनों भाई बहन और पार्टी के बाकी लोग खुशी-खुशी सहमत हो गए। सराय में उन्होंने भोजन के दौरान कल की अपनी योजनाओं के बारे में बात की। मीना और माइक ने शाम अपने माता-पिता के साथ बिताई जबकि अन्य 2 चले गए। सेठ ने इसके लिए इंतजार किया था। वह दिन के लिए खत्म नहीं हुआ था। अगले स्तर तक सिर्फ 50% की दूरी थी और उसे नहीं लगा कि अकेले खेती करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए उसने सूरज ढलने के साथ ही पफल्स के साथ एक और कालकोठरी में जाने का फैसला किया। उनका गंतव्य ओरा का कब्रिस्तान था। मरे हुए कालकोठरी ऐसी कालकोठरी थी जहां सेठ हमेशा लौटता था। उसे कंकालों और ज़ॉम्बी के भयानक रूप की आदत हो गई थी। कालकोठरी एक पुरानी तहखाना थी जो 20 स्तर तक के मरे हुए लोगों को जन्म देने के लिए जानी जाती थी। उन्हें सेठ और पफल्स के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने अपने अंतिम कालकोठरी गोता में काफी हद तक स्तर बढ़ाया था। आइविस अब एक गौरवान्वित स्तर 16 था। उसके पास कोई विशेषता बिंदु नहीं था, लेकिन उसके आंकड़े स्वाभाविक रूप से बढ़े जिससे उसकी रक्षा, धीरज और मन में काफी वृद्धि हुई। रात के समय कब्रिस्तान में एक ठंडा कोहरा छाया रहता था और इस दुनिया के रंगीन चांद की वजह से यह एक विदेशी रोशनी में डूबा रहता था। कब्रिस्तान खुद भी अच्छी तरह से रखा हुआ था और इसमें खौफनाक और भयानक माहौल नहीं था। यह शहर के राजमिस्त्रियों के महान कौशल को प्रदर्शित करने वाली सुंदर और सजीव मूर्तियों से भरा हुआ था। सेठ वास्तव में इस दुनिया के रीति रिवाजों को नहीं जानता था, लेकिन जो लोग ऐसी कब्रें खरीद सकते थे वे अमीर रहे होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, साफ सुथरे परिवेश की तुलना में कालकोठरी का प्रवेश द्वार नकारात्मक ध्यान आकर्षित करता है। यह एक पुराना और जीर्ण शीर्ण मकबरा था। कुछ कांस्य अक्षरों में कभी यहाँ विश्राम करने वाले लोगों के परिवार का नाम लिखा हुआ था, लेकिन कई गायब थे जिससे नाम पढ़ना असंभव हो गया था। टिका इतना जंग खा गया था कि सड़ा हुआ दरवाजा एक अप्रिय चरमराहट के साथ खुलने से पहले उसके हाथ में लगभग टूट गया। उम्मीदों के विपरीत भंगुर दरवाजों के पीछे ताबूतों के लिए नाम पट्टिका या आलो वाला कोई स्थान नहीं था, बल्कि एक बड़ी सीढ़ी थी जो सीधे अंधेरे में नीचे जाती थी। पफल्स ने अपने बचाव, हमले और सहन शक्ति को 5% तक बढ़ाने के लिए स्तर बढ़ाने के बाद सीखे गए बक्स डाले। वे सीढ़ियों से अंदर आए और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। धीरे धीरे वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। वे नीचे उतरते रहे। सीढ़ियां सचमुच बहुत लंबी थीं। अंत में वे एक मंजिल पर पहुंच गए। क्या यह तहखाना जैसा दिखता था? ये सेठ को कब्रिस्तान की याद दिलाता था। पत्थर में बने लंबे संकीर्ण गलियारे जिनमें ताबूतों के लिए जगह थी। उनमें से एक को खोलकर आग का जाल बनाने के बाद सेठ ने उन्हें अब और न छूने का फैसला किया। उसे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके कवच की मजबूती थोड़ी कम हो गई। जल्द ही दीवारों में छेद दिखाई देने लगे जो छोटे-छोटे बंजर कमरों की ओर ले गए जिनमें पत्थर के ताबूत रखे हुए थे। इस बार सेठ खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने भाले का इस्तेमाल करके एक ढक्कन को हटा दिया। इस तरह जहरीले तीरों की बौछार से बच गया। अंदर एक मोटे तौर पर मानव जैसा कंकाल था और कुछ नहीं। ये वास्तव में प्रयास के लायक नहीं था। जैसे ही वह अपने सामने रखे ताबूत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक बगल में रखे एक और ताबूत का कवर ऊपर की ओर फट गया और एक पीला प्राणी उस पर झपटा। तीखे पंजे उसके चेहरे पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उसने अपने आर्म गार्ड से उन्हें रोक लिया, जिससे उसकी आंख में चोट लग गई। उसने महसूस किया कि शक्ति उसके कवच की पट्टी को भेद रही है। यह इतना मजबूत कैसे था? उसने भारी हमलावर को भाले की शाफ्ट से दूर धकेल दिया ताकि दूरी बना सके और अपना हथियार तैयार कर सके। यह उसे आश्चर्यचकित कर गया था, लेकिन वह लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन की बदौलत इससे निपटने में सक्षम था। लेस देन घोल लव 0.21 ग्रेटर देन। लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन ने अपना काम किया और उसे बताया कि उसके सामने खड़ा पीला मोटा-मोटा मानव जैसा प्राणी वास्तव में पिशाच नहीं था, जैसा कि सेठ ने उसकी शक्ल देखकर अनुमान लगाया था, बल्कि वह एक भूत था। उसके दांत उस तरह की तरह नुकीले और पंजे थे जो शिकार करने वाले चाकू जैसे थे। इन पंजों ने उसके कवच की हड्डियों पर कुछ निशान छोड़ दिए थे, लेकिन अब जब सेठ तैयार था तो उसने भाले को भाले की नोक से आगे निकलने का मौका नहीं दिया। जब उसने भाले को एक तरफ पटक कर उस पर झपटने की कोशिश की तो भाले की नोक ने वार को चकमा दिया और जीभ की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। वह मरा नहीं, बल्कि उसने एक भयानक चीख निकाली। भाले पर चुभने के कारण वह भाले के शाफ्ट से चिपक गया और छूटने नहीं दिया। इस समय पत्थरों के टूटने और मलबे के गिरने की आवाज बाहर गलियारे में गूंज रही थी और उसने कुछ ही देर बाद तेजी से कदमों की आवाज सुनी। क्या वह मदद के लिए पुकार थी? जाने दो, सेठ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे लूट का सामान खराब हो सकता था, लेकिन यह इसके लिए सही समय नहीं था। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और आग की लपटों की एक जीभ उसके भाले के साथ-साथ सीधे राक्षस की छाती में जा लगी। पहले के दूसरे मरे हुए लोगों की तरह वह भी दर्द से चीख उठा और भाला छोड़ दिया। सेठ ने मौके का फायदा उठाते हुए भाला बाहर निकाला और फिर से वार किया, इस बार भूत के चेहरे पर। लेस देन डिंग, आपने घोल लव 0.21 को मार दिया है। अनुभव प्राप्त हुआ ग्रेटर देन। पफल्स ने भीड़ को बाहर रखने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया था। सेठ कमरे के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा। गलियारा भूतों से भरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।